अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू द शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे। और नेटवर्क आप लोगों के लिए बहुत कुछ ला रहा है, बहुत कुछ इंटरटेनमेंट है, इसमें कुछ सीखने के लिए भी है। और हम लोग हर एज के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, यंग हैं, या फिर मिडिल एज में हैं या बुजुर्ग हैं, सबके लिए इंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ सामान मौजूद है। तो दिले बे नाम की कास्ट आप लोगों को हम लोग मिलवा रहे हैं पहले भी शो में, और आज भी हमारे साथ दो सितारे उधर से मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा दो शख्सियत ऐसी जिनको काफ़ी अरसा हो गया मीडिया में, और एक तो शख्सियत ऐसी हैं कि जो हम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं वो भी ये फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं पिछले 7 साल से। तो हम उनसे भी बात करेंगे। रेडियो भी उनकी पहचान है, पीटीवी भी उनकी पहचान है, और इसके अलावा ड्रामास भी वो कर रही हैं। और दूसरी जो शख्सियत हैं, थिएटर से उनका ताल्लुक बहुत गहरा है, और इसके अलावा अब वो ड्रामास में भी आप लोग उनको मुख्तलिफ चैनल्स में देख रहे हैं। लेकिन नजम, इनको आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रामास में देखा होगा, लेकिन शायद पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, क्योंकि वो अक्सर ऐसे रोल करते हैं कि मैंने भी जब उन्हें देखा तो मुझे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ा कि मैंने इनको कहाँ देखा है। लेकिन आज हम उन दोनों शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनको हमेशा हम लोगों ने देखा है परफॉर्म करते हुए, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है उसका सफ़र कैसा होता है, और उसने ये करियर चूज़ क्यों किया, और इसके क्या पर्क्स हैं। हाँ। ये तमाम चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। हम लोग राइट साइड से शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही कमाल की शख्सियत, दिल बेनाम का भी हिस्सा हैं, वस्साम वहीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए। और मेरे बाएं जानिब जो शख्सियत मौजूद हैं, पीटीवी, एफएम, रेडियो, इसके अलावा ड्रामास, और अब जो है दिल बेनाम में भी आप इनको देखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रुबैका अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच बोथ फॉर हैविंग मी इन दिस शो, एंड दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि आप लोग के साथ बैठना, और जिस तरह से आप लोग की गप्पे शप्पे चल रही है ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग बोले, मैं सुन भी सकती हूँ। नहीं, लेकिन हाँ, हम चाह रहे हैं कि आप बोलें, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी चाह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा बातें करें और हम काम, क्योंकि हमेशा से व्यूअर्स ने अभी तक जो आपको देखा है, आप भी इसी तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, उनके बारे में पूछ रही हैं, लेकिन अपने बारे में जो है अभी तक कुछ नहीं बताया। ठीक है, आज डिस्क्लोज करूँ? हाँ, आज सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सारे राज। तो हम लोग कहाँ से हलीमा शुरू करें? यहाँ से आपकी तरफ है, आप जिधर से सवाल मेरे तो ख्याल से लेडीज फर्स्ट। मैं हमेशा ठीक है, ये क्रेडिट ले लेते हैं हम। तो मेरा ख्याल है हम क्यों ना इस तरह कर लेंगे, आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाऊँ, तो हम लोग अपना अपना शो निकाल लेते हैं। नजम बहुत जेलस हो रहे हैं मुझसे आजकल, तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन फिर भी भाई, मैं तो लेडीज फर्स्ट क्या हक में हूँ। मैं हाँ, साथ हूँ आपके, फिक्र ना करो। चले। हाँ, मुझे लग रहा है हम टैग टीम बना लेते हैं, और ये टैग अब शुरू किया जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सारा सफ़र है, रेडियो, वीजे, होस्टिंग, फिर एक्टिंग, अभी आगे कितना आगे जाने का है इरादा, और ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? इट वॉज एन अमेजिंग स्टार्ट। अच्छा, मुझे हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, दैट वॉज ऑफ शोर। रियली? हाँ बिल्कुल। और अब्बा मेरे हमेशा से ये चाहते थे, अभी भी यही चाहते हैं कि आप होस्टिंग ही को कंटिन्यू करें। वो बहुत खुश होते हैं, वो हर सुबह मुझे कहते हैं, देखिए आप कितनी अच्छी लग रही थी, बच्चियां बोलती भी बहुत प्यारी लगती हैं, एक्टिंग मुश्किल काम है, ये आप क्यों करती हैं? मैंने कहा नहीं, बनना था, मैं एक्ट्रेस है, ये वाला काम नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज ऑल ऑफ द सडन मुझे पता चला कि एफएम पे ऑडिशंस आए हैं, देन आई वेंट टू रेडियो पाकिस्तान, वहाँ ऑडिशन दिया। ये कब की बात है? ये भी साथ साथ शेयर करें। अब अम्मा अब्बा ने इजाजत भाई, ये पता है एज डिस्क्लोज नहीं करनी। नहीं, मैं कब की, मैं साल की बात कर रहा हूं, 2012। मैं बता दूंगा, सबको पता है, आई थिंक मेरी एज वैसे सबको ही पता है कि मैंने डिस्क्लोज की हुई है। खैर, अब्बा अम्मा ने परमिशन क्यों दी? उन्होंने कहा इसको कौन रखेगा, हमसे सुना नहीं जाता, कौन इसको सुनेगा, बर्दाश्त करेगा। कल को ये कंप्लेन करेगी कि अम्मा अब्बा ने परमिशन ही नहीं दी। मैं गई, सिलेक्ट हो गई उनके लिए। सबसे पहले तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि इसको सिलेक्ट किसने किया, वो कौन इंसान था जिसने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। सो हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम 2014 टू टिल डेट। क्या बात है। वसाम सर, कहाँ से करियर स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट किया इस तरह? मतलब कुछ और भी कर सकते थे, बहुत कुछ था। घर से शुरू किया। सबसे पहले घर में एक्टिंग करते थे, जब भी दोस्तों के साथ लेट आना है, आए कहीं और से हैं, बताना कहीं और का है, तो वो था शुरू किया। वो पहली एक्टिंग थी। पहली एक्टिंग थी, ट्रू। ठीक है। और जो है यार, एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। ठीक है, आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका, वहाँ से मैं पढ़ के वापस आया। ज़िंदगी एक ऐसे सिस्टम में चल रही थी कि वहाँ पर करने को बहुत कुछ था, एक्टिविटीज़ होती थी। आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका, यहाँ पे अपना काम कर रहा था, काम के साथ कोई एक्टिविटी नहीं थी पाकिस्तान में।
इट वाज लाइक 2009 और मैं अपने एक दोस्त के साथ प्ले देखने गया, थिएटर प्ले। मुझे उसने कहा यार ये देखते हैं। अच्छा वो थिएटर प्ले देखा तो वो जब ख़त्म हुआ और उस लोगों ने मुझे हसास आके, और वो यहाँ पर PNC में हुआ था, वो जब कर्टन कॉल हुई मैंने उसे कहा यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है क्या बात। तू मुझे ऑडिशन तो दिलवा दे कोई। उसने मुझे काफ़ी ऑडिशन दिलाए और काफ़ियों में रिजेक्ट होता गया। अब जब मैं ऑडिशन से रिजेक्ट हूँ, मैं गाड़ी में आऊँ, गंदी गंदी गालियाँ दूँ, स्टीयरिंग पे मारूँ, इन्हें चाहिए ही नहीं एक्टर, मुझे करनी ही नहीं एक्टिंग, है ही नहीं, ये नहीं वो, और मैं करके गुस्सा उतार के निकल जाऊँ कि मैंने नहीं करनी। फिर वो एक दिन कॉल कर यार तूने ऑडिशन नहीं बोला, वो उधर ऑडिशन हो रहा है। अच्छा मैं फिर उधर चला, दोबारा चले जाते थे, गुस्सा निकल जाता। वो एक ऑडिशन हुआ था जिसमें मैं गया, मैं बोला, एंड आई एम अ शाय पर्सन, वेरी शाय पर्सन, तो कुछ उस डायरेक्टर को अच्छा लग गया, उसने कहा आप करोगे। वहाँ से वो कैरेक्टर इतना हिट हो गया, यहीं हुआ था PNCM इस्लामाबाद में, वो कैरेक्टर इतना हिट हो गया कि मुझे फिर अनवर मकसूद साहब का जब थिएटर प्ले के ऑडिशंस हुए और वहाँ पर तो उस डायरेक्टर ने मुझे फिर उन्होंने वहाँ बुलाया कि यार आप ज़रा इधर आओ, तो मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ, आओ ज़रा यहाँ पे वो अनवर साहब से मिलना। अब अनवर साहब से मिलने के बाद तो आपको लगता है कि ज़िंदगी की तमन्ना पूरी हो गई, इनके साथ काम करने को मिल रहा है, इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ खाना खाएंगे, ये हमें समझाएंगे कि यार ऐसे होएगा। तो वो एक्सीडेंटली एक एक्टिविटी ढूंढते ढूंढते इसी में आ गया। फिर लोगों को भी लगा इसको आता है, मुझे भी लगा थोड़ा बहुत आता है, तो मैं चला। तो अच्छा सफर चल रहा है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो देखने वाली आंख की कमी थी जो इतने अरसे तक आपको नहीं पहचान। मेरे में खराबियां थी, आपने अपना मुझे नहीं आता किया। था, लेकिन वो जितनी रिजेक्शंस होती थी तो उसके बाद मैं उनसे सिर्फ पूछ लेता था कि क्या मेरे में कुछ तो कमी कुछ नहीं थी सिवाय इसके कि मैं कॉन्शियस था। मैं शर्म आती थी लोगों से, बचपन में बहुत बुली हुआ हूँ मैं, तो मेरे अंदर एक अपनी शेल नहीं होती, उस शेल में से निकला नहीं जा रहा था। एंड दैट इज़ वेयर माई अदर डायरेक्टर्स हेल्प मी। यार तुम्हें अगर रिहर्सल में नहीं होता कोई बात नहीं, रिहर्सल में ना कर, तू स्टेज पे कर, तुम स्टेज पे एकदम से खुल जाते हो, तुम्हारे से तुम वैसे डरते रहते हो। एक नया बंदा आके बैठता है तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ परफॉर्म करो, तुम रिहर्सल में परफॉर्म करने के बजाय उसे देख रहे होते हो कि वो क्या सोच रहा है। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ माय पास्ट, वो पास्ट की चीज़ें थी जिसने एक शेल में डाला, फिर मैंने प्रैक्टिस किया उस शेल को ब्रेक करने का। और ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये भी मैं आपसे जानूंगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगेन हमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे, हम लोग लकी होते हैं जब हमें कोई गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए, लेकिन कई लोगों के पास लोग गाइड करने वाले नहीं होते, ठीक है। तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम को कैसे ये प्रोवोक करना है कि आगे आके आप कुछ कर सकें। सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ने की आप दोनों इजाजत दें, ठीक है। पहला सेगमेंट, वापस आएंगे, ढेर सारी गपशप है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फाइजा और आप देख रहे हैं द फिटनेस शो। आज का हमारा टॉपिक है पावर योगा, बेसिकली हाउ टू इम्प्रूव योर मोबिलिटी थ्रू पावर योगा। पावर योगा है क्या? पावर योगा इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्कआउट। इस पे आपका ज़्यादा फोकस होता है स्ट्रेंथ पे और मोबिलिटी पे। इसमें आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हो, आप अपनी ओन बॉडी वेट के साथ यू स्ट्रेंथन एंड टोन अप योर मसल्स। अब बात की जाए मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी जॉइंट्स में मोबिलिटी होगी, यू कैन हैव अ बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जब तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, आपकी जो रेंजेस हैं जॉइंट की वो कंप्रोमाइज्ड रहेंगी, और अगर आपकी रेंजेस कंप्रोमाइज रहेंगी तो यू कैन एंड अप विद टाइट मसल्स। तो अगर हम बात करें पावर योगा के बेनिफिट्स की, योगा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? योगा से आपकी जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, ये आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है, आपको इंजरीज से प्रिवेंट करता है, आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अब हम लोग ज़्यादा फोकस, स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए तो उनका फोकस ज़्यादा योगा इसीलिए होता है क्योंकि इट्स मोर रिलैक्सिंग, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल्स की आदत होती है ज़्यादा टेंशन लेना, घर के कामों की, बच्चों की, उसमें आपको योगा बहुत हेल्प आउट करता है, और वो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। यू जस्ट नीड अ मैट, आप कहीं पे भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो, उसके लिए यू डोंट हैव टू लाइक हिट द जिम। तो हमारे साथ रहें, हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ है बीनेश, और आज बीनेश हमें एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाएंगी।
जैसे कि हमारा टॉपिक है पावर योगा के बारे में। पावर योगा बहुत बेनिफिशियल है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी मोबिलिटी के लिए। इसमें आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग भी होगी और ये ओवरऑल आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन पूरे दिन घर में काम करती हैं और जो ऑफिस में भी काम करती हैं, उनके लिए योगा बहुत बेनिफिशियल है। आप अपने लिए आधा घंटा निकालें दिन में या 20 मिनट्स भी निकालते हो तो इट्स मोर देन इनफ। चलते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज है हमारी स्क्वाट, लेकिन इसमें आपने ब्रीदिंग को एंगेज करना होता है। इसमें आपने स्क्वाट पोजीशन में जाना है और साथ साथ में आपने अपनी हैंड मूवमेंट को एंगेज करना होता है। एज यू गो डाउन आपने इनहेल करना है एंड एज यू कम अप यू हैव टू एक्सहेल एंड लेट इट आउट। वेरी गुड। इसमें आपके लेग्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और इसमें आप साथ साथ ही स्ट्रेस रिलीव कर रहे हो और आपने मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। इसके आपने रेप्स करने हैं 10 रेप्स, 15 रेप्स, जितने भी आप कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलें तो दूसरी एक्सरसाइज है वॉरियर। इसमें आपने मैक्सिमम स्ट्रेच ऐड करना है अपने लेग्स में। वेरी गुड। मैक्सिमम जितना ज़्यादा you have to open up and feel the stretch। जहाँ आपको स्ट्रेच फील हुआ you have to bend the other leg और आपने थ्रू आउट ये सारे मसल्स जो हैं इनको स्ट्रेच करना है। जहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा आपने उस पोजीशन में होल्ड करना है। एक दफ़ा करके दिखाएंगे बिनिश। वेरी गुड। इसको स्ट्रेट लेके जाना है और ये सारे मसल्स आपके इंगेज होंगे। इस पोजीशन में आप मैक्सिमम जितना 5 to 10 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हो आपने होल्ड करना है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए बिनिश आपने मैट पे आना होगा। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। बैक पेन जिनको ज़्यादा होता है, जिनकी बैक बहुत वीक होती है या जिनकी कोर की स्टेबिलिटी कम होती है, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसमें यू हैव टू गेट ऑन योर नीज। इस पोजीशन में रहना है आपने। थ्रू आउट आपने अपने एब्स को अंदर की तरफ खींच के रखना। स्टेबिलिटी ऐड करके आपने अपने ऑल्टरनेट आर्म और लेग को साथ साथ मूव करना है। इसमें भी आपने ब्रीदिंग इंगेज करनी है। योगा की बात हो रही है तो योगा में हमेशा ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपका फोकस ब्रीदिंग और मसल इंगेजमेंट पे होना चाहिए। इसके भी आप रेप्स करोगे ईच साइड 10 to 15 रेप्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें भी आपने सीधा लेटना है मैट पे। ये भी एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है आपके बैक के लिए। इसमें आपने दोनों स्ट्रेट पोजीशन में रहना है, ठीक है, एंड यू हैव टू लिफ्ट वन लेग एट अ टाइम। SLR स्ट्रेट लेग रेज इसको कहते हैं। वेरी गुड। थ्रू आउट एब्स को स्क्वीज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एब्स भी फील हो। ये आपकी बैक को स्ट्रेंथनिंग करती है और आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके रेप्स आप जितने कर सकते हो ईच साइड यू हैव टू डू 15 to 20 रेप्स। वेरी गुड। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज। आई हाईली रिकमेंड योगा स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी आपकी बहुत इम्प्रूव होती है योगा से। इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग भी होती है। आप बहुत फ्रेश फील करते हो व्हेन एवर यू डू योगा, या आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हो यू फील रियली फ्रेश और आपकी एनर्जी जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में आप वो एनर्जी जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो पावर योगा स्टैंडर्ड योगा से इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इट्स अ बिट टफ देन द नॉर्मल योगा जो हम करते हैं। इसमें आपने अपनी बॉडी को चैलेंज करना होता है, आपने अपने आप को एंगेज रखना होता है एक्सरसाइज में। जब तक आपको मसल फील ना हो रहे हो या जब तक आपको स्ट्रेच और वो मसल की एंगेजमेंट फील ना हो रही हो तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग। आपने ज़्यादा फोकस ये करना है कि आपके मसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। आपने रेप्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। व्हेन एवर यू फील कि अच्छा यू आर डूइंग समथिंग, फिर आप रेप्स को काउंट करना शुरू करें। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। थैंक यू बिनिश। वेलकम बैक नाजरीन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टीम्ड फूड। स्टीम्ड फूड जो है वो बॉइल्ड और फ्राइड फूड से बेहतर है क्योंकि स्टीम्ड फूड में आपकी जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो रिटेन रहते हैं और इसके अलावा स्टीम्ड फूड जो है वो इजी टू डाइजेस्ट है। इसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है।
जब भी आप अपने लिए कोई मील बना रहे हो, मेक श्योर कि आप गो फॉर स्टीम मोर देन बॉइल्ड और फ्राइड, क्योंकि फ्राइड फूड जो है वो आपके हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, वो आपके मेटाबॉलिज्म को हमेशा स्लो डाउन करता है। आप स्टीम्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स अक्सर काफ़ी हार्ड होते हैं टू ईट, तो आप उनको स्टीम करके खाएं। साथ में यू कैन ऐड अ बॉइल्ड राइस। इट्स अ हेल्दी मील जो आप वर्कआउट के बाद खा सकते हो। इट विल हेल्प योर मसल्स टू रिकवर। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आप उनको फ्राई करके खाएंगे तो उनकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है, इसीलिए आप हमेशा प्रेफर करें कि यू गो फॉर स्टीम्ड फूड। तो नाज़रीन, आपने एक्सरसाइज के साथ साथ अपने डाइट का ख्याल रखना है। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैलेंस हेल्दी डाइट। तो ये थी हमारी आज की टिप्स। ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। जी, वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं दोबारा से रिबेका की तरफ। लेडीज फर्स्ट पे जाना। तो मुझे ये बताएं कि जैसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपके अंदर हमेशा से था, ये डाइवर्सिटी भी हमेशा से थी कि इतनी आसानी से स्मूथली हर चीज़ चेंज कर लेती है, फील्ड चेंज कर लेती है? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो रेडियो पे तो अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन टीवी पे आके शायनेस फील करते हैं। तो ये बताएं कैसे किया आपने? अच्छा, मैं आपको जिस तरह मैं भी बात कर रहे थे तो पता चला कि आप भी जो है वो आई थिंक रेडियो से स्टार्ट था मेरा भी। आप आई थिंक मेरी बात से एग्री करेंगे, जिसने रेडियो कर लिया है या एफएम कर लिया है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकता है। हमें ये लगता है कि एक बंद कमरे में हम अगर बात कर सकते हैं तो ये तो कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। लाइट्स हैं, कैमराज है, ये बड़ा मुश्किल है। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट डे जब मैं ऑन एयर हुई, लाइव हुई एफएम पर, तो मैंने ये सोचा आज ये लोग उठ के तालियां बजाएंगे कि पहली बार लड़की बोली है, इसने तो कमाल कर दिया। यू वॉन्ट बिलीव दैट मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने अपना नाम बताना है, उसके बाद मैंने क्या कहना है मुझे मालूम नहीं। आई वॉज टोटली ब्लैंक। उस कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ एक माइक्रोफोन के सामने बोलना बहुत मुश्किल काम है, और अगर आपने वो कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये लाइट्स, ये कैमरास आपके लिए बहुत इजी है। दो अगर हम बात करें एक्टिंग की और होस्टिंग की, तो ये दो इंटायरली मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर आप रीटेक्स ले सकते हैं, आपको लिमिटेड एक जो भी करैक्टर दिया है आपने उसको परफॉर्म करना है। लेकिन जब आप होस्टिंग की बात करते हैं, एज अ होस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स क्या हैं, सूरत हाल क्या है मुल्क की, इंटरनेशनली। आपको आपकी गेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको हेल्थ के बारे में पता है, इंटरटेनमेंट, इंफरटेनमेंट, मतलब एक छोटा सा दिमाग होस्ट का वो अपने अंदर सब कुछ रखता है। तो आई थिंक मुझे हमेशा से ये करना लेकिन था। रेबेका, एक चीज क्लियर होनी चाहिए ना, माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि एक्सीडेंटल वो आ गए हैं, ठीक है, मैंने तो एक्टर बनना। हाँ, आपने बनना था, ठीक है, इसके लिए स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस किस्म के प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है जो हमें सिखाएं आके। तो हर किसी ने अपनी एक रास्ता खुद अपने लिए बनाना है। तो ये कितना मुश्किल था एक रास्ता डिज़ाइन करना। क्या आपने ये सोचा था कि यार मैं रेडियो में जाऊंगी, रेडियो से मेरी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिकली जाएगी, वहाँ से मुझे पता चलेगा मेरे अंदर कितने स्किल्स हैं, फिर मैं टीवी की तरफ मूव करूंगी, टीवी में जब मेरी प्रेजेंस आएगी तो मुझे सब कुछ पता लग जाएगा, बोलने का अंदाज आ जाएगा, टीवी प्रेजेंस हो जाएगी, देन उसके बाद एक्टिंग की तरफ जाऊंगी। तो काश कि मैं इतना कुछ सोच लेती तो मेरी माँ कितना खुश होती कि कितनी काबिल है कि सोच रही। वेरी फ्रेंकली मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरे अंदर शौक है, और आप यकीन जानिए मैं ये कभी नहीं जानती थी कि मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पर आ सकूं। शौक होता है ना, बैठे बैठे ख्यालों में जाना, एक स्टाइल देना, वो था मेरे अंदर। जब ऑडिशंस, क्योंकि मैं एफएम बहुत शौक से सुनती थी, जब ऑडिशंस आए तो मैंने ऑडिशंस में मैं गई, ऑडिशंस दिए, फिर वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली। मुझे कहीं से भी, अगर मुझे पहली बार टेलीविज़न से ऑफ़र आ जाती या मैं कहीं ऑडिशन देने जाती, कहीं से भी सफ़र शुरू हो सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अगर मुझे मेरे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उसे अवेल करूँगी। और वो ऑडिशंस जो थे रेडियो के, वो मेरी अपॉर्चुनिटी बने कि वहाँ से एक मैंने पिकअप पॉइंट जो है वो अपना ले लिया कि अच्छा यहाँ से शुरू करते, लेट्स सी अलामिया कहाँ लेकर जाता। मैंने एक सर्टन टाइम तक सिर्फ रेडियो किया और कुछ नहीं किया। स्टिल रिमेंबर मुझे एक चैनल से ऑफ़र आई थी एक्टिंग की, तो अब मुझे एक्टिंग करनी थी, लेकिन मुझे था, मैंने कहा नहीं यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तुम नहीं कर सकती। एंड आई स्ट्रेट अवे से नो। उसके बाद एवरीबडी सेज रिबेका तुम तो यही करना चाह रही थी। फिर मैंने किया और इट्स टाइम कि मैं कर रही हूँ। क्या बात है। बस हाँ, मुझे ये बताएं कि रोल मॉडल किसको देखते हैं एक्टिंग के अंदर या वैसे लाइफ में, किसको फॉलो करते हैं, किसके फुटस्टेप जो है ना आप चाहते हैं कि यार ये बंदा ग्रेट है? यार कोई एक रोल मॉडल नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं।
कभी किसी की कोई चीज़ पसंद आती है, किसी की मेहनत पसंद आ जाती है कि यार जो इसने मेहनत की है क्या बात, वो क्या बात है, और किसी का जो है वो स्टाइल, उसका मेथड पसंद आ जाता है। यार ये जो मेथड, ये जिस तरह सोच रहा है कैरेक्टर बनाने के लिए ये एक्टर, तो इंटरव्यूज सुन के, डायरेक्टर्स के सुन के, तो मैंने अभी आप पूछ रहे थे कैसे सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। YouTube वैसे कितना बड़ा टीचर क्योंकि मैं जिस तरह आया था मुझे तो नहीं पता था, पहला ही कैरेक्टर जो अनवर साहब ने दिया वो अल्लामा इकबाल का दे दिया। अब मुझे पता ही नहीं था कैरेक्टर बनाना कैसे है। वो हम कराची में होते थे तो हमारे साथ एक लड़का काम करता था, नापा में पढ़ के आता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कसम खाए कहता हूँ, शाम को 7:30 बजे उसे अपने पास बिठाता था और सुबह 7:30-8 बजे उसे मैं छोड़ता था। मैं कहता था जो कुछ पढ़ा है नापा में सब बताओ। तो वो जो है ही वॉज अ ग्रेट गाय, वो बताता था ये मेथड है, वो फिर चला जाता था। उसके बाद मैं बैठ के फिर लैपटॉप पे वही सारी चीज़ें जो उसने पढ़ी होती थी उनको यूट्यूब पे देखता था कि वो है क्या। इसने तो मुझे बता दिए, नोट्स मैंने बना ली। मेरा काम होता था, ये जो प्रोसेस है मुझे इससे प्यार हो गया था कैरेक्टर बनाने के। तो इसलिए रीज़न ये है कि जिन डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम किया उनको पता है कि यार इसको अभी बता दिया ना, आज कुछ भी नहीं करेगा, ये कल आएगा या परसों आएगा तो ये पूरा तैयार होगा। क्योंकि वो उसके बाद वो जो प्रोसेस है ना, वो यहाँ से वहाँ तक का, वो मेरी क्रेविंग है। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स पे फोकस करते हैं, ये नहीं कि मुझे यंग लगना है या मैंने यही सिर्फ अपनी एज ग्रुप के कैरेक्टर्स करने हैं? क्योंकि हाँ, बहुत यंग लोगों के मैंने देखा, आपने फादर्स के कैरेक्टर्स किए हैं। मेरी कोशिश होती है, जब मैंने एक पहला थिएटर प्ले किया वो अल्लामा इकबाल, उसमें मैंने प्ले किया। अगला प्ले आया आंगन टेढ़ा को रीमेक किया। आंगन टेढ़ा के अंदर मुझे अनवर साहब ने कहा ये महबूब अहमद करेगा। तो मैंने कहा सर वो कैरेक्टर मुझे ना दें। कहते हैं क्या वजह है, लीड है वो। मैंने कहा मुझे आपको शायर वाला दे दें मोइन अख्तर का, क्योंकि अल्लामा इकबाल के बीच में जो ठहराव था वही ठहराव महबूब अहमद के अंदर। आई डोंट वांट टू डू another 4 months for something जिसके अंदर मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। वो उसमें मुझे थोड़ा सा ट्वीक करना है इकबाल को, तो वो महबूब अहमद बन जाएगा। कहते तुम फिर वो कर लो। तो मैंने वो जो है शायर किया था उसका, जो मोइन अख्तर ने ओरिजिनली किया था, जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। आपको याद हो शायद। बिल्कुल, वो एकदम से जब एक स्विच आता है तो वो क्रेविंग थी, वो ऐसा फिर। मैंने अगेन उसके बाद आपने जो भी रिसेंटली प्ले किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का किया। एक तो मतलब इन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करना एक ये इटसेल्फ बहुत बड़े ऑनर की बात है कि जिस शख्सियत को आपने रिप्लेस किया। मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब उन्होंने मुझे दिया अनवर साहब ने, मैं भाग गया था बाकायदा। पहली दफ़ा उन्होंने कहा ये करेगा, मैंने कहा अल्लाह माफ़ी, ये मुझे मारे, ये मैं कर ही नहीं सकता। मैं चला गया इस्लामाबाद, वापस आया तो ऑडिशंस हो रहे थे। ऑडिशंस के बाद उन्होंने मुझे फिर से कहा कि जी ये करेगा। दूसरी बार मैं थाईलैंड चला गया 12 दिन की। तीसरी बार आया, उन्होंने कहा ये तीसरी बार आप अनवर साहब को मना नहीं कर सकते। तो वो फिर वो सफ़र शुरू हो गया दोबारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिसर्च करने का। दैट वाज ऑसम। तो हमें बढ़ना है लगता है कि सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हरीमा जी, सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बातें असल में इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि याद ही नहीं रह रहा कि सेगमेंट की तरफ जाना है, और दिल भी नहीं कर रहा सेगमेंट की तरफ जाने का, लेकिन मजबूरी है। सेगमेंट देखें और जल्दी से वापस आएँ, दोबारा से बातें यहीं से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेहान आकाश और आप देख रहे हैं डोंट बिकम अ विक्टिम फाइट बैक सीरीज़। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। हमें ईमेल्स आई जिसके अंदर कहा गया कि हमें ये बताया जाए कि अगर कोई हाथ मिला ले तो हाथ मिलाने के बाद लोग दबाना शुरू कर देते हैं, आपकी कलाई पकड़ लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को ऐसी सिचुएशन में से आउट कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन हमें बता रहे हैं। अच्छा, ये वाला जरासीम जो है ये हर किसी के अंदर होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर किसी ना किसी ने आपका हाथ पकड़ के ऐसे दबाया ज़रूर होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो बच्चे हों। आपने ये किसी ना किसी को ये हरकत करते ज़रूर देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आपका हाथ पकड़ के दबाता है तो आप उससे कैसे छुड़ा सकते हैं। अगर आपकी कोई कलाई पकड़ लेता है, दोनों हाथों से पकड़ लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो हाथ मिलाने का तरीका है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपके हाथ की ये वाली जो चीज़ है
आपने जब किसी से हाथ मिलाना है तो इसको यूँ ऐसे टच करना है, 3 फिंगर्स को यूँ नीचे रखना है, एक फिंगर आपकी यूँ साइड पे है और थंब ऊपर है। अब हम हाथ किस तरह से मिलाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब 3 फिंगर्स जो है मेरी नीचे हैं, एक फिंगर साइड पे है। इस तरह से क्या होगा कि आपका हैंड जो है वो लॉक हो जाएगा। आप अगर सामने वाला ज़ोर लगाए, यानी अब मैं ज़ोर लगा के दबाने की भी कोशिश करूँ तो मैं दबा नहीं पाऊँगा। नजमा आप दबाएं ज़रा, मुझे ज़ोर लगाएं। अच्छा, वो भी लगा रही है। इससे एक चीज़ ये भी होगी कि आपका हाथ जो है दूसरे बंदे को बहुत हैवी फील होगा। अच्छा, इस सिचुएशन के अंदर अगर आपका हाथ, तो आपने ये तो सीख लिया कि आपने मिलाया और मिला के ज़ोर से पकड़ लिया और लॉक कर लिया, लेकिन ऐसे हो कि यूँ मैंने पकड़ लिया और अब मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, तो बात तो नहीं रहा हूँ लेकिन मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में नजमा आपको पता है कि क्या करना चाहिए? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वो जगह जहाँ पे ग्रिप कम है। 3 फिंगर्स मेरी नीचे हैं, एक साइड पे और एक थंब ऊपर है। अच्छा, याद रखिए कि हम सेल्फ डिफेंस के अंदर जो टेक्निक्स करते हैं, दूसरे बंदे की जो कमज़ोर जगह होती है, ये जो वीक साइड होती है, उसको एज अ प्रेशर पॉइंट उसको हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम प्रेशर डालते हैं और अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ये है कि 3 फिंगर्स मेरी नीचे हैं, ऊपर थंब है, तो डेफिनेटली थंब वाली साइड जो है वो वीक साइड है। तो हमने क्या करना है, नजमा मेरा हाथ आप ज़ोर से पकड़ें, ज़रा दबाएं मुझे। अब नजमा मुझे ज़ोर से दबा रही है, मैंने यूँ हाथ को खोला, खोलने के बाद इस हाथ का इस्तेमाल मैं करूँगा, ये कलाई के ऊपर मैं मारूँगा और दूसरे हाथ से अपने हाथ को मैं बाहर की तरफ निकालूंगा, यूँ करके, ठीक है। नजमा आपको समझ आया मैंने क्या किया? इस हाथ को मैंने यहाँ मारा और इस हाथ को मैंने यूँ बाहर निकाला ऐसे। अब बाहर निकालेंगे कैसे? इसको पहले मैंने यूँ खोला, खोलने के बाद मैं इसको बाहर यूँ कर रहा हूँ और यूँ निकाल रहा हूँ। अब आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे, ज़रा पहले हाथ को खोलिए, यूँ, ठीक है। दोनों हाथों को एक साथ आपने चलाना है ऐसे, यस, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया हाथ मिलाने का। अगर आपकी कलाई कोई ऐसे साइड से पकड़ लेता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट करना है। टाइट करने के बाद सिंपली आपने अपने हैंड को फोल्ड करना है। यस, नजमा बंद करें अपना हाथ, अपनी तरफ खींचें यूं करके, ठीक है, ज़ोर से खींचें। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि नजमा ने जैसे मुझसे छुड़ाने की कोशिश की, किसी का हाथ बड़ा है या उसकी ग्रिप अच्छी है तो वो ज़ोर से पकड़ ले, नजमा छुड़ाने की कोशिश करें, अब ये छूट नहीं रहा है, अब जैसे ज़ोर से पकड़ लिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, यूँ इसको पकड़ेंगे, अपनी लेग्स को टाइट करेंगे फ्लोर के ऊपर और जैक दे के अपनी पूरी बॉडी को घुमा लेंगे पीछे की तरफ, यस, घूम जाए, यस, ठीक है। तो आपने क्या किया कि अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल किया, अपने शोल्डर की फोर्स उसके हाथ के ऊपर लगा दी और यूँ आपने टर्न कर लिया। अच्छा, इसी सिचुएशन के अंदर ये तो बात होगी, हमने यहाँ से छुड़वा लिया क्योंकि इस साइड पे हाथ है, पीछे वाली साइड पे हाथ था और इस साइड पे फिंगर्स थी। अगर ये दोनों साइड से ऐसे पकड़ लिया जाए, अब इस पे नीचे हमारी 8 फिंगर्स हैं और ऊपर हमारे 2 थंब हैं, तो डेफिनेटली फिंगर्स वाली साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और थंब वाली साइड जो है वो वीक है। तो हम इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे। नजमा अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करेंगी, अपने हाथ को पकड़ेंगी और ऊपर की तरफ खींचेंगी और उन्होंने यूँ करके निकाल लिया। अच्छा, अब इसके अंदर एंगल अगर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले हमने हाथ को पकड़ा यहाँ से, अगर कोई आपकी कलाई पकड़ लेता है इस पोजीशन में तो आप 8 फिंगर्स चली गई ऊपर और थंब आगे नीचे, तो डेफिनेटली थंब वाली साइड वीक थी। तो अब हम क्या करेंगे? नजमा अपना हाथ नीचे से लेकर आएंगी, अपने दूसरे हाथ को पकड़ेंगी और नीचे की तरफ लेके जाएंगी, खींचेंगी। उन्होंने अपने हाथ को यूँ पकड़ा और यूँ करके खींचा, स्ट्रेट किया, थंब के ऊपर प्रेशर डाला और उस सिचुएशन में से वो आउट होगी। अच्छा, अगर आपकी दोनों हाथों को ऐसे कोई पकड़ लेता है इस पोजीशन के अंदर, तो इस पोजीशन में आप कैसे छुड़वाएंगे? आप कैसे छुड़वाएंगे? पकड़ें, मैं आपको बताऊं आप कैसे छुड़वाएंगे। आपको ऐसे पकड़ लिया गया तो सबसे पहले आप अपनी एल्बोस को टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अपने हाथ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, यूँ, यस, खींचिए, ये, ठीक है, यस, वेरी गुड, दोबारा। अच्छा, अब इसके अंदर भी ये है कि किसी की ग्रिप ज़्यादा अच्छी है, आप पकड़ें दोबारा हाथ। अब वो क्या करेंगे? आप अपने दोनों हाथों को यूं जोड़ लेंगे और दोनों हाथों को जोड़ने के बाद ऊपर निकालेंगे, यस, यस, अगेन, वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ साथ हम गलाई के साथ साथ कुछ बालों के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर आपके बाल को यहाँ से पकड़ लेता है यूं करके या किसी भी पोजीशन से, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? ये इन्होंने मेरे बालों पर हाथ रखा ऐसे, तो अब ऐसी पकड़ लें आप नजमा, कोई इशू नहीं है, आपने बाल पकड़ लिए। अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने दोनों अंगूठों को लेके जा रहा हूँ हाथ के बीच में।
और दोनों अंगूठों को हाथ के बीच में लेके जाने के बाद मैं यूं अपनी बॉडी का प्रेशर उनकी कलाई के ऊपर डाल रहा हूँ, ऐसे करके नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये जब कलाई ग्रिप में आ गई तो ये सिर्फ अंगूठे से कवर हो रही है, ठीक है, मेरे 2 अंगूठों से कवर हो रही है और आप किसी को भी किसी तरफ भी मोड़ लें। जी नजमा आप कीजिएगा, यस डालेंगी, ओके। अच्छा, इसके साथ दूसरा एंगल ये है कि यहाँ पे है, तो ये जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आपका ये प्रेशर पॉइंट है, तो आप ये नकल का इस्तेमाल करेंगे। नकल का इस्तेमाल करते हुए ये बाजू के साथ इस जगह पे ट्राइसेप के साथ यहाँ पे हिट करेंगे यूँ करके, ठीक है। इसको बिल्कुल आराम से, मेरी स्टूडेंट है इस वजह से मैं आराम से कर रहा हूँ, लेकिन आपने प्रैक्टिस करते हुए इसको ज़ोर से करना है। और आज की हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगा, इससे आपने क्या सीखा, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ, एक नई सिचुएशन के साथ और नई टेक्निक्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर से आपको एक और शो में खुशामदीद कहेंगे। रुबैका, मुझे ये बताएं कि दिले बेनाम के साथ और का ये शुरू के ड्रामास हैं, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि एक्टिंग जिस तरह मैंने कहा मुझे हमेशा से पसंद है। सबसे पहले अगर हम और नेटवर्क के हवाले से बात कर लें तो मुझे बहुत खुशी है कि वो होता है ना कि एक चैनल के अर्ली टाइम्स में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं आप उसका हिस्सा हैं। पूरा जो क्रू है जिस तरह से हमारे साथ एंगेज्ड होता है, हमें कंफर्टेबल करता है, मेक श्योर करता है कि जो आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है ऑन सेट वो हर तरीके से पूरी हो। सो मैं कोई शिकायत है तो वो भी आप बता सकते हैं। है ही नहीं, मैं लिटरली ऑन एयर बता रही हूँ, कोई कंप्लेन ही नहीं है। और हम आर्टिस्ट है ना, हमें होता है अच्छा कोई ऐसी बात निकल आए कि हम कहते जी मसाला लगा के देखिए ये बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताएं साथ। कैरेक्टर हाय बड़ा दुखी कैरेक्टर है बड़ा रुलाया है, रुला रही हैं आप हमें फिर? इतना रुलाया। हमारे डायरेक्टर हैं जासिम, बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं, अमेजिंग 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 डायरेक्टर हैं। इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ। जैसा ये मेरे कैरेक्टर को बिल्ड करता है, मैं हमेशा इनसे ये कहती हूँ कि जासिम जिस तरह से जितनी दफा अमेजिंग बोले इतनी दफा एक ड्रामा जो है ना मेरे ख्याल में ऐड कर रहा है। नहीं हो गए हैं। सो जो 3 बार आई गेस मैंने बोला, 2 पहले कर चुकी, ये तीसरा है। अच्छा चले, तीनों की कसर आपने पूरी कर दी। तीनों का कर दिया। क्योंकि जासिम की देखिए, जब भी हम कोई ड्रामा करते हैं किसी कैरेक्टर को आपको बिल्ड करना पड़ता है। ऑफ कोर्स एज एन आर्टिस्ट मैं रिबेका उस कैरेक्टर को कैसे परफॉर्म करूंगी वही उस किरदार की खूबसूरती है। लेकिन जिस तरह से अच्छा मुझे बताया गया कि इसमें ना आपने, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं डिस्क्लोज हो जाएगा तो वो डिस्क्लोज नहीं, मैंने सस्पेंस बना के रखना है, क्लाइमेक्स ही बताना। हाँ, ये आपको बहुत अच्छा आता है, ये होस्ट को बहुत अच्छी चीज़ बहुत आती अच्छे है। तरीके से। क्योंकि उस कैरेक्टर की एक बड़ी खास बात है, अगर मैंने वो बता दी तो इसका मतलब आपको पूरा कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। तो वो एक ही उसकी बात है, दुखी होने के अलावा। ठीक है, दुखी होने के अलावा। अच्छा, मैं जासिम ने कहा रिबेका इसमें एक ही प्रॉब्लम है, मेकअप की कोई टेंशन नहीं होगी। मैंने कहा मुझे वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि मेकअप नहीं करना। हाँ, बहुत जीरो मेकअप काइंड ऑफ चीज़ है। मैंने कहा हाँ। उनका बस तुमने हर सीन में रोना है, हर सीन में रोना है, हर सीन में रोना है, कोई सीन तो ऐसा होना। कहते हैं हाँ, वन सीन अ मून, कोई ऐसा सीन आएगा जिसमें नहीं रोना, तो टेंशन फ्री हो, तुम रोती हो ड्रामे में। अब मेरे वसाम के साथ जितने सीन्स हमने अभी तक किए हैं, हर ड्रामे में मैं बहुत ही कोई दुखी हूँ और बड़ा ही मुझे कंप्लेंट्स हैं ज़िंदगी से। एंड बस यही मैं बता सकती हूँ, और मैं कुछ नहीं बताऊंगी वरना सबको पता चल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब हम इनसे पूछते हैं, बस हम कुछ नहीं बताना के बारे में बताएं, नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा नहीं सा तो बताना, लेकिन बताएं। सब कुछ हाँ, बताना। हाँ। मैं इनके कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ। ये वो कैरेक्टर है जो इनको रोता हुआ देखता है बेचारा। हर दफा बेसिकली ये प्रोटैगनिस्ट है। अच्छा, मुझे ये रोता वो हुआ है, बर्दाश्त कर रहा कंधा है आपका। कंधा है। अच्छा, अच्छा यार बड़े मज़े का कैरेक्टर है, इसी वजह से मैंने ये इसको हाँ भी किया था। इसमें मार्जिन है, एक ऐसा जो है वो शख्स है जो बटा हुआ है बीच में फैमिली के अंदर, जिस तरह हम सारे होते हैं। हम यहाँ पे आपके साथ कुछ और हैं, इनके साथ, तो वो एक अपनी ही फैमिली के अंदर बटा हुआ है। इसको भी हैंडल कर रहा है, उसको भी हैंडल कर रहा है, और फिर बीच में टूटता भी है खुद। और वो तो ही इज़ अ कॉमन पर्सन, और वो कॉमन पर्सन के अंदर ही खुद का एक जो है वो हीरो है, आप समझ लें। क्योंकि एक आम आदमी भी तो हीरो हो सकता है। और जहाँ तक इनकी बात हो रही थी, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। मैंने इनके साथ पहले भी 2 जगह पर काम किया था, और मैंने देखा उस वक्त इन्होंने स्टार्ट लिया था एक्टिंग का, ठीक है। आपने टीवी से भी साथ किया। हाँ जी, और मैं आया था थिएटर से, तो मेरे साथ जब इनका था मैं कहा यार इससे हो क्यों नहीं रहा,
उसको जाके मैं पीछे बोला, वो डायरेक्टर मैं यार इसको तो बदल दे क्या हो गया 15 ऐसे टक्कर दिया मैंने, इस बार मैंने डायरेक्टर का कैसे बदला। वैसे बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है ना तो मैं बता देता हूँ। तो मैं जाके उसमें यार उससे एक लाइन ही बोली जा रही, उसको क्या हो गया तुझे, मुझे भी बिठाई जा। तो इस दफ़ा मैंने इनके साथ काम किया तो इन्होंने शी हैज़ ग्रूम्ड हरसेल्फ अमेजिंगली। और मेरा ख्याल है इसके अंदर जो ये है विजन स्टूडियोज़ प्रोडक्शन, इसका भी मैं सिर्फ थोड़ा सा इसलिए बोलना चाहूँगा इसके बारे में क्योंकि पहले दिन मैं गया था, मेरा पहला सीन था, तो वो कह जी आ जाए यहाँ पे, आपने यहाँ से आना है, यहाँ आना है। अच्छा मैं कैमरा ढूंढ रहा हूँ, कैमरा किधर कैमरे, वो जासिम माशाल्लाह उसका अपना टैलेंट है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। वो कैमरा ऊपर कहीं लगा हुआ था वहाँ छत के ऊपर, मैं कहा अच्छा ओके ओके उधर। तो जो मैंने दूसरी प्रोडक्शंस में काम किया और यहाँ किया उसमें मुझे ये थोड़ा सा एक मज़ेदार चीज़ ये लगी कि ये हमारे साथ ये आप शेयर करें, आप तो कराची में भी काम करके आए हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस किया कराची की प्रोडक्शन और इस्लामाबाद की प्रोडक्शन? देखें मैं ये बता सकता हूँ कि कराची की जो कंपनी की प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टीवी और ये लोग काम कर रहे हैं एमटी प्रोडक्शन वगैरह, तो वो बेसिकली है तो कराची की यहाँ काम। उनके स्टाइल में और उनके स्टाइल में मैंने यही देखा कि जासिम वांट्स टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, एंड मेरा ख्याल है न्यू शायद मुझे ही लग रही हो, वो तो पहले भी कर चुके हैं। पहले बोल के गए हैं यहाँ पर दो जो शख्सियत बिले बेनाम से जमाल और जेब आए, वो उन्होंने यही भी बात कह बोला रहा कि होगा कि खुला है। मार्जिन मिलता है आप लोगों को खेलने के और लिए। जासिम आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने कैरेक्टर को खुद शेप अप करें। अगर जासिम के अकॉर्डिंग नहीं है, जासिम की बड़ी खूबसूरती है कि वो आपको उस कैरेक्टर में ले जाते हैं। बिकॉज आई एम प्लेइंग, वो जो सेकंड डिस्क्लोजर है वो मैं दे देती हूँ, बिकॉज आई एम प्लेइंग द पार्शली इम्पेयर्ड, जिसको आधा नज़र आता है और आधा नज़र नहीं आता। जब मैंने अपने कैरेक्टर पे रिसर्च की तो अच्छा ब्लाइंड कैरेक्टर्स तो मुझे ढेरों मिल गए। बिल्कुल। मैं लेकिन ये कैरेक्टर पार्शली इम्पेयर्ड का कैरेक्टर मेरे लिए वॉज नियर टू इम्पॉसिबल, बट जासिम मेक श्योर इट कि रिबेका तुम कर सकती हो, एंड होपफुली कि मैं उस किरदार के साथ इंसाफ कर सकूं। और मुझे बड़ा मज़ा आया कि अच्छा ये देखो, एज एन आर्टिस्ट जब तक आप चैलेंज नहीं लेते हैं आप नहीं करते। हम सब में मतलब जो भी ख़वातीन इस वक्त फिल्म में काम करिए, हीरोइन तो हम सब बनते हैं और शौक भी है, और बचपन से बने हुए एक्टर बनना जो है वो इम्पोर्टेंट है इफ़ यू वांट टू ग्रूम एज एन एक्टर। एक्टर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? मैं एक चीज़, आप करेक्टर में आए और करेक्टर से निकल जाए। एक ऐसा पॉज आया था, मैंने पूछा एक्टर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बोला मैं एक चीज़। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूं। अच्छा अच्छा मैंने सुना है लोग कहते हैं जी हम करेक्टर में आ गए, हम सुबह से रात तक उस करेक्टर में रहते, 3 महीने उस करेक्टर से बाहर नहीं आते। ट्रस्ट मी, कैमरा ऑन हुआ है मैं उस करेक्टर में आ जाती हूँ, द टाइम सीन का कट होता है मैं उस करेक्टर से बाहर निकल जाती हूँ। पता नहीं शायद मुझसे लोग डिसएग्री करें, अच्छे और खूबसूरत आर्टिस्ट की खूबसूरती ही ये है कि आप उस करेक्टर में आएँ और उससे निकल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस करेक्टर में घंटों या दिनों तक रहें। शायद वसाम मेरे साथ डिसएग्री करे क्योंकि आप थिएटर करते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। मेरा मानना है कि अच्छे और काबिल आर्टिस्ट की यही खूबसूरती है कि आप अपने करेक्टर में आए, कट के बाद आप उस करेक्टर से निकल जाएं और वापस उसमें आए। लेकिन ये तो शायद पर्सन टू पर्सन भी डिफर कर सकता है ना। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं जी हम करेक्टर में डूब गए, 6 महीने का प्रोजेक्ट। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डूब सकती, मैं बिल्कुल अपने करेक्टर में कट के बाद खत्म आउट, आपको रिबेका ही मिलेगी सर पे। साम, आप डूब जाते हैं करेक्टर में या नहीं? क्योंकि आप ये भी डिफर कर दें कि थिएटर का काम और यहाँ के काम में क्या हाँ, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। थिएटर और इसके मेथड्स में, एक एक्टर को अपने कैरेक्टर पकड़ने के मेथड्स में कोई फ़र्क नहीं है। वो एक्टर कितना चाहता है कि मैं पसंद किया जाऊँ, इस पे डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ तो मेरे काम को बाद में लोग देखें यार इसने कैसे किया, ये कैसे इसने किया। तो मेरा जो काम होता है ना, मेरा मेथड ये हर कैरेक्टर के लिए अलग मेथड होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब जिस तरह मैं टोटली आई एग्री विद हर बिकॉज शी इज़ कमिंग फ्रॉम अनदर मीडियम और वो शायद अभी उसको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। मैंने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो किया था तो मैं भुट्टो बन गया था, मुझे लोगों ने कहा, मुझे उन्होंने कहा था कि ये मुझे बाकायदा टीम ने कहा इसको दूर रखो बैक स्टेज से पीछे, ये भुट्टो बन गया। इसके साथ भी बदतमीजी कर देता है, उसका भी बदतमीजी कर देता है, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर वो बंदा है जो कुर्सी को लात मारता था। ठीक है, अच्छा अब वो जब 3 महीने में प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिलावल भुट्टो से मिला हूँ, उन्होंने मुझे स्पीचेस दी हैं, उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दी हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं थी कहीं पे।
तो मैं वो कब बन गया था मुझे नहीं पता चला। मैं तो 3 महीने लॉक उनकी था तरह कमरे एक्ट में। करना शुरू कर दिया मैं आपने? कमरे में होता था, लैपटॉप पे काम करता था, सुनता रहता था, देखता था, उसके बाद बाहर आता था, रिहर्सल करता था, चलाता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। फिर लोगों से मिला, उनके मेकअप आर्टिस्ट से मिला, उनकी फैमिली से मिला, तो वो जो चीज़ बन रहा था मैं, मुझे आपको भी पता नहीं चलता। जब आप करोगे आपको पता नहीं चलेगा वो चीज़ फिर एडिक्टिव है। अच्छा, जब आप ख़त्म किया भुट्टो, इट टुक मी लाइक 3 months कि मैं अपने अंदर से चीज़ें निकाल सकूं। फिर घर वाले नफरत करने लग गए थे, बदतमीज़ी कर देता है, वो गाड़ी साफ़ कर रहा है, उसका बदतमीज़ी कर दिया, ऊंचा बोल, मुझे नहीं पता चलता था। अ पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर वो मेरे अंदर रहने लग गया। अच्छा, वो मुसीबत लगती है आपको, वो अभी भी शायद है, कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो वो फिर क्या होता है, वो मतलब हो जाती है मुझसे। मेरे उस दिन कज़न ने मुझे पूछा, यार तू गाड़ी चला रहा है, उसने इस तरह कट मारा, तो मुझे इतनी ऊंची बोल दी है, वो भुट्टो वाली आवाज़ निकल गई कहीं पे ना, बदतमीजी। वो तुझे पहचान सकता है। मैं अबे मुझे नहीं पता, कुछ गलत कट मारा उसने, तो वो जो चीज़ है वो एडिक्टिव है। अब अगर मैं टीवी में आया हूँ और मैं टीवी में काम करूँगा, मैं उसी तरह तैयार करूँगा। ठीक हो गया। प्रिपेयर हाँ, मतलब वही बात है कि मीडियम्स की ये बात है। मैं हमेशा, जैसे वसाम कह रहे, मैं क्योंकि मैं हमेशा से प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे खुद पे कोई भी चीज़ हावी नहीं होने देनी। यही एज अ होस्ट हो, एक्ट्रेस हो या वीजे हूँ, ये मेरा काम है। दिस इज माई जॉब। तो जॉब में मैं तो मतलब दिले बेनाम के साथ अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। मुझे ऐसा एक जो है शख्स नज़र आया है कि जिसके साथ अब मैं जब से काम कर रहा हूँ तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा शख्स नज़र आया कि ये शायद जो है ना इसके साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा, वो भी करना चाहता है। चलें हम वापस आते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वापस आएंगे तो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, उसमें भी कुछ गपशप करेंगे, कुछ ज़रा बातें करेंगे कि इतनी हेक्टिक रूटीन है उसमें कैसे फैमिली को भी मैनेज करते हैं और फिर प्रोफेशनल लाइफ को भी, फिर दोस्त भी होते हैं उनको भी कैसे मैनेज करते हैं। हमारे साथ रहिए। Assalamu alaikum viewers, this is Amreen and you are watching our segment Personal Grooming. Viewers, हम पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से आपके पास डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं, आपको बताया है कि किस तरह से आप अपनी केयर कर सकते हैं, अपने आप को वेल ग्रूम कर सकते हैं। तो अब ये है कि आप बालों की, हाथों की, पैरों की हिफाजत के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा मसला फ़ीमेल में आता है वो ये हमें ज़्यादातर फ़ीमेल में देखने को मिलता है। हमें एक्स्ट्रा जो हेयर ग्रोथ होती है फेस पे, आपके चिन एरिया में, या आपको आर्म्स एंड लेग्स पे बालों का इशू है, तो ऑब्वियसली एक सदियों पुराना एक तरीका चला आ रहा है वैक्सिंग का, जो कि ट्राइड टेस्टेड एंड सेफेस्ट मेथड समझा जाता है। तो आपको सैलून जाना पड़ता है वैक्सिंग कराने के लिए, और वैक्सिंग मस्ट भी होती है और करानी भी चाहिए क्योंकि ये भी आपकी हाइजीन का एक हिस्सा है। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि आप घर में रहते हुए अपनी आर्म से किस तरह से वैक्स कर सकते हैं, और हम आपको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप वैक्सिंग, कभी आपको इमरजेंसी हो, वैसे तो आई वुड प्रेफर कि आप सैलून से ही वैक्सिंग कराएं क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी काम होता है, बट स्टिल अगर आप जल्दी में हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं कि आपको वैक्सिंग की सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन ईजिली डू इट एट होम। अब जब आप घर पे करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से आपको करना है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। और इसके अलावा फेशियल हेयर के जो इशू आते हैं फीमेल को, हेयर आपके फेस पे, चिन पे एक्स्ट्रा जो बाल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आते हैं, इसके हवाले से भी हम आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से आप अपनी डाइट को बेहतर करके इन एक्स्ट्रा हेयर को बढ़ने से या इनको आने से रोक सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ जब आ जाती है फिर तो उसका इलाज मुश्किल होता है, फिर तो आपको उसका समझ लें कि रेमेडी करनी ही है कि आपने हर वक्त उसको रिमूव करना है, बट आपके ना आए बाल, उसके लिए आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, हम आपको डिस्कस भी करेंगे, साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे और आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। जी, तो व्यूअर्स हम बात कर रहे थे पर्सनल ग्रूमिंग की, और पर्सनल ग्रूमिंग की जब बात आती है तो पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप साफ़ सुथरे नहीं होंगे, आप कुछ भी पहने, कुछ भी करें, आपकी पर्सनालिटी में वो निखार कभी भी नहीं आ सकता। और पर्सनल हाइजीन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आपकी वैक्सिंग या फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, वो आपके रिमूव करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप
की पर्सनालिटी में कभी भी वो खूबसूरती नहीं आ सकती जो कि आप चाह रहे होते हैं या देखने वाला आपकी पर्सनालिटी में देखना चाहता है। तो हम आपको आज बताएंगे कि वैक्सिंग आप किस तरीके से घर पे कर सकते हैं। और वैक्सिंग में सबसे ज़्यादा, वैसे तो थोड़ा सा ये ट्रिकी काम होता है, मुश्किल भी होता है, ख़ुद से करना इतना आसान नहीं होता बिकॉज इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। बट हर दफ़ा आप सैलून नहीं जा सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है सैलून की, बहुत ईजिली वो नहीं जा सकते। हो सकता है 2-2 महीने ना जाएँ, 3 मंथ्स ना जाएँ। कई लोग तो ऐसे हैं जो ईयर्स नहीं जाते हैं, बट स्टिल उनको किसी फंक्शन पे जाना है या कि कोई गेस्ट आ गए हैं घर में और उनको क्विकली वैक्सिंग करनी है। और स्पेशली जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वो आपका आर्म्स एंड हैंड्स होते हैं, स्पेशली हाफ आर्म्स। ये आपके कोई भी ड्रेस आप पहनेंगे, अगर आपके बॉडी पे हेयर होंगे तो वो बुरे लगते हैं। तो हम आपको थोड़ा ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से आप घर पे इजीली वैक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। वैक्स तो ऑब्वियसली हमें चाहिए। वैक्स में भी डिफरेंट फॉर्म्स की वैक्स अवेलेबल है मार्केट में। कुछ तो ऐसी हैं जो मशीन्स के साथ भी अप्लाई करना के लिए अवेलेबल होती हैं, आप वो वाली वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो बड़ा इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है या मेन जो ट्रिक है वैक्स का वो यही है कि आपने बालों पे वैक्स आपने लगानी है और ऑपोजिट साइड से उसको आपने स्ट्रिप ऑफ करना है। ठीक है, स्ट्रिप्स के साथ आपने इसको खींचना है तो आपके बाल जो हैं रूट्स में से निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वैक्स को घर में भी बना सकते हैं। वैक्स को घर में बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, वो हम किसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि चीनी लेमन के थ्रू आप किस तरीके से वैक्स बना सकते हैं घर में। अदरवाइज़ बाज़ार में इतनी आजकल वैरायटी अवेलेबल है कि वो घर में इतनी टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ की वैक्स है जिसको आप ईज़िली आप जब भी अप्लाई करेंगे तो उसको आपको 100% हेयर रिमूवल रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो अभी हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप करेंगे ये कि जैसे सपोज़ आपकी आर्म्स हैं, ठीक है, आर्म्स में आप ये देख रहे हैं बाल, ठीक है, और आपके आर्म्स एंड हैंड्स ग्रीसी ना हो, ऑयली ना हो, आपने लोशन ना लगाया हो। बेस्ट तो एक तरीका ये भी होता है कि आप थोड़ा इसको स्क्रब कर लें या बॉडी में आप जितना ऑयल होता है एक्सेस रिमूव कर लें। लेकिन हमारे पास हम नॉर्मली क्या करते हैं या रिकमेंड करते क्या हैं कि आप थोड़ा सा पाउडर लेके आप जिस एरिया को वैक्स करनी है आप वहाँ पे पाउडर अप्लाई करेंगे तो वो आपका जितना भी ऑयल एक्स्ट्रा होता है वो उसको रिमूव कर लेता है। वैसे सबसे पहले तो अपने हैंड्स या आर्म्स आपको वॉश करनी है, देन आप उसके ऊपर पाउडर लगाएं एंड देन ये चीज़ होती है स्पैचुला, इसको बोलते हैं, ये वुडन स्पैचुला होता है, ये इसके थ्रू आपने वैक्स अप्लाई करनी है। और किस तरीके से अप्लाई करनी है वो भी हम करके दिखाएंगे आपको। वैक्स हीटर बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, आप कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। इसमें आपने एक नॉर्मल टेम्परेचर तक वैक्स को गर्म करना है और सपोज़ आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है वैक्स को निकालना वैक्स के डिब्बे से। बट आप जैसे सपोज़ ये वैक्स है, ये वैक्स स्टील की बनी है, आप इसको माइक्रोवेव में नहीं रख सकते, तो आप फिर उसका ये हल कर सकते हैं कि आप गर्म पानी सही तरह से गर्म करके किसी भी कंटेनर में पानी डालें और उसके अंदर ये वैक्स थोड़ी देर के लिए रख दें और पानी सही बॉइलिंग टेम्परेचर पे हो तभी उसको असर होगा। क्योंकि आजकल कभी विंटर्स में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको पानी हो सकता है 1-2 दफ़ा रिप्लेस भी करना पड़े वो पानी। और फिर जैसी थोड़ी सी ये नरम हो जाती है आप किसी प्लास्टिक या शीशे के कंटेनर में डाल के तो आप माइक्रोवेव में उसको गर्म कर सकते हैं और फिर आप इसको अप्लाई इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैक्स को निकालना एंड अप्लाई करना, अगर हीटर आपके पास नहीं है, वैक्स हीटर्स नहीं हैं तो या वैक्स वार्मर्स आपके पास नहीं तो आपको फिर मुश्किल होता है। तो अभी आप देखिएगा कि हम किस तरीके से वैक्स को अप्लाई कर रहे हैं आर्म्स के ऊपर। आपने एक साइड से लेने हैं, एक साइड से एक एरिया को ये नहीं कि बीच में आपने शुरू कर देना है, आर्म्स को आपने इस साइड से शुरू करना है एंड आप सिंपल आप वैक्स अप्लाई करेंगे, थिन लेयर ऑफ वैक्स। और उसके बाद ये स्ट्रिप्स होती हैं, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, इसको वैक्सिंग स्ट्रिप बोलते हैं। ये आप अप्लाई करके फिर थोड़ा सा आप अपने हाथों को इस तरीके से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच लेंगे। एक पोर्शन ख़त्म करने के बाद आप फिर दूसरे पोर्शन पे भी उसी तरीके से आप वैक्स लगाएंगे। आपने देखना है वैक्स अप्लाई करते हुए कि आपके हेयर जो हैं किस डायरेक्शन में हैं।
ये देखिए किस तरीके से वैक्स उतरने के बाद आपके आर्म्स कितने नीट एंड क्लीन लगना शुरू हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि वैक्स के बाद आपके कलर भी फेयर लगना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन भी थोड़ी वो डेड स्किन भी आपके साथ रिमूव हो जाती है वैक्स के, आपके बाल भी एक्स्ट्रा रिमूव हो जाते हैं और ख़ुद भी आपको स्मूथ फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। अपनी नीटनेस, अपनी क्लीनिनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। वैक्स करने के बाद आपने कोई भी लोशन या क्रीम आप लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक लोशन हो तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ताकि आपके कोई रैशेज़ या कोई ऐसी इचिंग आपको बॉडी में ना आए, क्योंकि वैक्स नॉर्मली आपकी कई दफ़ा स्किन सेंसिटिव हो तो आपके लिए प्रॉब्लम भी कर सकती है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि वैक्स आप कर कौन सी रहे हैं। अगर आप तो वाटर बेस्ड वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको पानी से इसको वॉश करना होता है, और अगर आप ऑयल बेस्ड वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसको ऑयल के साथ या लोशन के साथ अपनी वैक्स एक्स्ट्रा को रिमूव करना होता है, एंड देन आप इसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लड़कियों को या ख़वातीन को एलर्जी है वैक्सिंग से और वो वैक्स नहीं कर पाती, तो उनके लिए एक सिंपल टिप ये है कि आप वैक्सिंग करवाने से पहले एंटी एलर्जी टैबलेट्स भी ले सकते हैं अगर आपको रिकमेंडेड हैं और आपको एलर्जी के प्रॉब्लम्स हैं तो। और दूसरा ये कि आपके जब फंक्शन स्टार्ट होता है, सपोज़ आप ब्राइड बन रही हैं या आपकी शादी करीब है, तो अगर आपने ज़िंदगी में कभी वैक्स नहीं की तो ये आपके लिए मेरी सजेशन ये है कि एटलीस्ट 6 मंथ पहले स्टार्ट कर दें वैक्सिंग करना, क्योंकि बिल्कुल शादी से 2 दिन पहले जब आप वैक्स फर्स्ट टाइम कराते हैं तो आपको इचिंग भी हो सकती है, आपको दाने भी निकल सकते हैं, आपको रैशेस भी पड़ सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि वैक्स के बाद आप कितना अपने आप को फ्रेश और नीट फील करते हैं। किसी भी गैदरिंग में जाएँ, किसी भी पार्टी में जाएँ तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नए किसी सेगमेंट के साथ, नए किसी ट्रिक के साथ, नई किसी डेमो के साथ आएंगे दोबारा इंशाल्लाह से। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जी वेलकम बैक टू द शो। अब थोड़ा सा टैग टीम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बस मैं आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक्टर जब आप बन जाते हैं उसके बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो हम सभी इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके कॉन्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको छोड़नी पड़ती हैं, वो क्या है, वो भी लोगों को बताएं ताकि उन्हें पता लगे कि ये ज़िंदगी जीना मुश्किल भी है आसानी के साथ साथ। यार बहुत मुश्किल, फैमिली को टाइम देना कम हो जाता है। सुबह शूट है, शाम को वापस जा रहे हैं, उसके बाद ऐसा एक आधा इंटरव्यू आ जाएगा तो घर से सवाल होगा, वो क्यों बैठी हुई थी, वो क्यों बैठी हुई बोलेंगे बैठी, उसकी तरफ इतनी देर क्यों देखे थे, मैं नीचे देख के बात कर रहा था। ये सारी चीज़ें इट कम्स विद द पैकेज, तो वो रोज़ एक नई जंग होती है, तो इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, चले मेरा आपसे जो है मुख्तलिफ सवाल होगा। मुझे ये बताएं कि पर्क्स क्या हैं बीइंग एन एक्टर या होस्ट, या क्या जो है ना फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, या क्या आपको अच्छी चीज़ें होती हैं? अच्छा, पर्क्स में सिर्फ एक चीज़ कि अगर आपको पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई जहाँ भी आप काम करें, लोगों को फिर भी लगता है कि आप बहुत अमीर हैं, कबीर है। मतलब आपने जो जोड़ा पहना है वो बहुत ब्रांडेड है, वो चाहे आपने किसी लोकल मार्केट से खरीदा है तो आपसे अच्छा ये जूता बहुत खूबसूरत है, कहाँ से खरीदा? अब आप कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में। मतलब नहीं, हम भी, मैं तो मतलब किसी रेडी से, किसी भी मार्केट से जहाँ मुझे लिखा है ना बड़ा बड़ा सेल सेल सेल, तो मैं वहाँ रुकती हूँ, सेल में जाती हूँ चीज़, तो ये पर्क्स है। अच्छा, शॉपिंग के हैक्स आपने देने हैं लोगों को, टिप्स दें शॉपिंग की, जाएं सस्ती तरीन, देखें हर लिहाज से, सर्दियाँ भी हैं ऊपर से, देखें सस्ती शॉपिंग। मैं आपको बताऊँ, जब भी ऑफ लगे किसी भी ब्रांड पे, आप वहाँ से सीजन ऑफ में चीजें खरीदें। अच्छा, कुछ लोग उसको नहीं अफोर्ड कर सकते ना, वो उनके बारे में बताएं ना। वो अच्छा पता होना चाहिए, वो जो नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ। देखिए सेल्स होती है, मैं तो देखिए जो पिछली सर्दी में सीजन ऑफ पे चीजें खरीदी थी वो इस सर्दी में मैं इस्तेमाल करूंगी। और मेरे तो ये फैशन भी नहीं जाता चीज़ों का, ट्रेंड्स भी वही रहते हैं। मैं आपको बताऊं हलीमा, फैशन क्या है, व्हाट सूट्स मी एग्जैक्टली। इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग जीन्स एंड टॉप, तो वो मेरे लिए चाहे जितना भी फैशन में है, वो मेरे लिए फैशन कंसीडर नहीं करता। फॉलो करना जरूरी नहीं है। ट्रेंड, आई डोंट थिंक सो। ट्रेंड को बनना तो आपको पता है कि ट्रेंडिंग में चीजें क्या बहुत खतरनाक चीजें नहीं होती है, तो बस आपके लिए फैशन क्या है? ये एक बात तो उन्होंने सही की है, जो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है वही फैशन है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल, जिसमें आप ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं,
पास से कोई कह रहा है ठीक लग रहा है यार तो वही है फैशन। तो वो फैशन है, कोई खास फैशन जो है ना स्टेटमेंट नहीं है आपकी कि जो है ये चीज़ होनी चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, बेहतरीन बहुत लग अच्छा रहा है। लग रहा है। अच्छा लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ। मैं फ्रॉक्स भी पहनती हूँ, जीन्स टॉप भी, ट्राउज़र पजामाज भी और शर्ट्स भी, मतलब हर तरह का फैशन। साड़ीज़ मैं बहुत शौक से पहनती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं फैशन को फॉलो करती हूँ, लेकिन वो ऑफ कोर्स जो मेरी फैमिली के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ उसको फॉलो करे तो है। अदरवाइज आउट ऑफ द वे मैं कभी भी फैशन को लेकर नहीं वन जाती। थिंग इज फॉर श्योर, आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए, वरना बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं मैंने भी कि कभी बाहर गया हूँ तो देखा है यार सेल पे भी है, अच्छा ओवरकोट भी है, लेकिन अपने ऊपर नहीं सोचते फायदा। दिल पे पत्थर अच्छा रख के आप बंदा कह कहता रहे है जो मर्जी थे ले ले। घर से कभी कभी आ जाता है इसको ज्यादा देर क्यों देख लिया, वहाँ क्यों देख लिया। पहले मुझे बताइए। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा क्रेजी फैन मूवमेंट हुआ हो जिसके बाद बस सोचा हो कि अब बस गए। पहले मुझे बताइए आपको हेडफोन्स में बताया? बिल्कुल भी नहीं बताया। मुझे ये बताया कि वाकई कोई ऐसा फैन मूवमेंट हुए कि यार बस हर जगह यही होता है, अगर मेरे साथ कोई तस्वीर खिंचवा लेगा तो वो दिन मेरे लिए बहुत यानी कि वो थिएटर से चलता आ रहा है, कोई थिएटर में कोई तस्वीर हुई है, वो इकट्ठे बैठे, किसी फैंस ने पिक्चर लगाई, कहीं पे लग गई, पोस्ट हो गई, वो टैग हो गया, टैग हुआ तो सीधा कौन आ गया हेडक्वार्टर से। उसके बाद फिर All my sympathies with the Sam। थिएटर का जो फोटोग्राफर था ना उसको पता था कि वसाम भाई की पिक्चर नहीं लगानी कहीं वही अभी होता है कहीं खड़ा ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे आपने भी लगानी नहीं हुई पता चला। दूर रहना है, अभी बड़ा सैक्रिफाइस सीक्रेट आउट हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह। मुझे ये बताएं कि क्या हॉबीज हैं आपकी अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग और ये सब? पेंटिंग करना बहुत पसंद है। स्केचिंग करती हूँ मैं पेंसिल कलर के साथ और मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं कार्टून कैरेक्टर्स ड्रॉ करती हूँ अच्छा, बहुत ज़्यादा शौक से। और एक तो फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? टॉम एंड जेरी मैं बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। और मैं पेंसिल कलर से ही करती हूँ, उसमें पेंटिंग कलर्स का बहुत कम इस्तेमाल होता है। पता नहीं ये मेरे चाइल्डहुड से है, मैंने कहीं से उसकी क्लासेस भी नहीं ली हुई, लेकिन मैं आपको स्ट्रेंज बात बताती हूँ, मैं जब भी स्ट्रेस में होती हूँ, बहुत कम होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कभी स्ट्रेसफुल हूँ तो मैं हमेशा एक पेंसिल, इरेजर, वाइट पेपर और कलर्स मेरे सामने हैं और मैं घंटों जो है वो मैं कलरिंग कर, यही मेरी एक हॉबी है बस। और वसाम आप तो जिस तरह से माशाल्लाह से खुद क्लासिक मैन है, तो आपको वही शौक है विंटेज गाड़ियाँ और विंटेज बाइक्स रखने के, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। विंटेज गाड़ियों का शौक बचपन में था, मॉडल्स इकट्ठे करने का, छोटे मॉडल्स, बड़े मॉडल्स, डिंकीज वगैरह। फिर उसके बाद वालिद साहब ने एक जो है गाड़ी मुझे गिफ्ट कर दी बर्थडे पे 3 साल पहले। उनके पास होती थी ब्यूइक 1979 इलेक्ट्रा, वो आई। फिर उसके बाद मैंने एक मर्सिडीज़ ले ली 1977 की 450 SEL 6.9। मुझे वो इंजन्स का वो, क्योंकि आगे आ रहा है ना दौर हाइब्रिड्स का, पता नहीं क्यों मुझे पावर और वो इंजन्स और उनका वो शौक है। तो इसी तरह, और जहाँ तक आप हॉबी की बात करो, दिस इज़ नॉट अ हॉबी, दिस इज मोर लाइक अ कलेक्शन, ठीक है। और वो दिल होता है कि अपने पास हो, एक दफ़ा आप सैटरडे को निकलो, एक्सलरेट करो गाड़ी को, पता चलता है यार कौन सी गाड़ियाँ आप चल रही हो, कौन सी ये लोग चलाते थे। दैट्स मोर लाइक दैट। और हॉबी में अगर पूछ लो तो मैं बता देता हूँ, वॉचिंग मूवीज़, बस फिल्में देख लेता हूँ, सीरीज़ लगा लेता हूँ। जब घर जाऊँ शूट से जाके वो 2-3 घंटे मैंने वहाँ लगाने, और अगर कभी 2-3 दिन इकट्ठे ऑफ आ गए तो फिर बैक टू बैक मैराथन। अक्सर ये होता है कि जो लोग खुद टीवी पे आते हैं वो टीवी देखना इतना पसंद नहीं करते, तो ये बड़ा टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। टीवी तो मैंने भी नहीं कहा कि मैं देखता हूँ, टीवी पे मूवीज या मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, वो जहाँ वो काम हो रहा है। चलें, जिक्र आ गया कि वो काम और ये काम, तो फिर इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट का काम किस तरीके से डिफरेंट है, हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, क्या वजह है, हम उस तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच सके? आई थिंक वन थिंग इज प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। सेकेंड थिंग इज मिनिमम वेजेस का जो इशू है हमारे मुल्क में। आप जब मिनिमम वेज नहीं एक बंदे को देंगे, उस बेचारे को ये पता जी यहाँ से मैंने निकलना, क्योंकि देखो ना टेक्निकल टीम का भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर वो लोग इतना आगे हैं तो वो उनकी टेक्निकल टीम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे वो वेजेस नहीं है, वहाँ पर आप जाके देखें तो आप जस्ट हैव अ लुक एट द डिफरेंस वो जो पे कर। मार्केट बहुत बड़ी है। अगर मैं आज आपको कहूँ कि यार मैं आपको दे रहा हूँ अपना 5 लाख रुपए महीने का, और आपने ये काम करना है कि मुझे सेट्स बस अच्छे चाहिए, तो आप फिर सेट्स अच्छे ही बनाओगे ना। आप कहोगे यार मैं तो काम ही है, पैसे तो मेरे पास आ रहे हैं, फैमिली मेरी खुश है, घर चल रहा है, मैं तो आप तो फिर 12-12 घंटे के ऊपर भी, क्योंकि मैंने भी अमेरिका में काम किया हुआ है,
मुझे इतनी अच्छी सैलरी अगर मिलती थी तो मैं तो 2-4 घंटे वैसे भी लगा देता यार, अपनी रोजी हलाल करो। लेकिन आई थिंक वसाम इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं और अपनी जो मार्केट है, जो अपना मीडिया है, उसको उनके साथ कंपैरिजन देते हैं, ये इसलिए भी मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी हो जाए, अनफेयर है, गैर ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मार्केट, उनके वसाइल, उनकी ऑडियंस, देखिए सबसे जो ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस ऑडियंस के लिए चीज़ बना रहे हैं। आपकी ऑडियंस शायद इतनी एजुकेटेड उस प्लेटफॉर्म के हवाले से नहीं है, उस फील्ड के हवाले से अवेयर नहीं है, तो फिर आप उसी लेवल की चीज़ बनाते हैं। लोग घबराते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट्स करने, इन्वेस्टमेंट करने से। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, वो क्या देखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन रेबेका ये नहीं हो रहा कि बहुत सारे जो यंग टैलेंट है, यंग लोग हैं, वो जब हम लोग घर जाते हैं तो हम लोग इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीवी की बनस्बत। तो ये चीज़ क्या लैक है, कमी है इस चीज़ की कि हम वो दिखा ही नहीं रहे जो हमारी यूथ देखना चाह रही है, तभी वो नेटफ्लिक्स की तरफ जा रही है और मीडियम्स की तरफ जा रही है। लेकिन आप अभी भी हलीमा देखो तो नेटफ्लिक्स की जो ऑडियंस है वो अभी भी कम है। वेब, अभी तो अगला दौर इवन पाकिस्तान में भी सब कुछ वेब पे जा रहा है। आप वो ड्रामा जो ऑन एयर हुआ है टेलीविजन पे, आप उसको सिर्फ 24 आवर्स दीजिए, उसके व्यूज मिलियंस में हैं। वही चीज़ I'm sorry to cut you guys off, मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कि हम अपने टेलीविजन को उनके मूवीज से कंपेयर करते हैं। ये नहीं, इस टेलीविजन को उस टेलीविजन से कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट नहीं, इस टेलीविजन को अगर करें तो हमारा ड्रामा बहुत बड़ा है। वही हमारी ड्रामे की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमारे ड्रामे की बहुत अच्छी इंडस्ट्री है उन लोगों की। और इवन हम डायरेक्ट हॉलीवुड के साथ कंपेयर करते हैं, फिल्म को तो छोड़ दें, हम अपने टेलीविजन को जो है, ड्रामे को या प्रोग्राम्स को उनके साथ कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है कि ये बिकॉज ऑफ अगेन दोज थिंग्स कि वो जो उनको प्रोफेशनलिज्म, पैसा ज़्यादा मिलता है एंड स्टफ लाइक दैट, तो दे कैन डू इट। हम नहीं अभी कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, किसके साथ शौक है हमारी इंडस्ट्री में आगे फ्यूचर में काम करने? एग्जैक्टली ये मेरा सवाल। वसाम के साथ फिर से दोबारा इसके साथ, इसी के साथ काम करना है बार इसी के साथ नहीं, मैंने नहीं करना भाई, इसके घर में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। ये जोड़ी हो गई तो वापस ले रही हूं मैं अपनी ये सोच। किसके साथ काम करने का शौक है? बड़ा मुश्किल, ये वाला मुश्किल सवाल है, कभी मैंने सोचा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सच में जिस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहती हूँ वो सबा कमर है। मुझे बहुत शौक है कि कभी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो उनके साथ मैं काम करूँ, बिकॉज आई बिलीव वो बड़ी अलग एक्ट्रेस है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, सो मैं बड़ा पसंद करती हूँ उनको, उनका एक बड़ा स्टाइल है। नहीं, बड़ी अच्छी चॉइस है आपकी। वसाम, आप बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया, आई नो, लेकिन फिर भी और बड़े-बड़े लोगों के साथ, बड़े-बड़े। अच्छा, ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे उसके साथ काम करना चाहिए। नहीं, इस तरह कुछ नहीं है, बस कैरेक्टर अच्छा हो, मार्जिन वाला हो, मुझे अपना जो डायरेक्टर है प्रोसेस करने के लिए टाइम दे दे उसको, तो फिर आगे तो जो मर्जी हो। मुझे अच्छे से अच्छे एक्टर्स के साथ में मज़ा आएगा, जिस तरह मैंने सानिया सईद के साथ किया था बेअदब। तो बाकी एक्टर्स के साथ काम करते एकदम सानिया जी आई कहती हैं कि वसाम ये नहीं सही नहीं लिखा हुआ, तो मैं लिख दूँ या आप कर लोगे? मैं बोलूँ, मैंने कहा आप बोलें मैं कर लूँगा। किया, और वो मेरे लाइफ का एक ऐसा दिन था कि आप सोच नहीं सकते। हमने 7 मिनट का सीन किया, 3 कैमरास लगे हुए थे, शहजाद हुसैन लगाए हुए। सीन ख़त्म हुआ, मुझे कहती हैं कि आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी होल्डिंग देयर एक्सप्रेशंस फॉर सो लॉन्ग। 7 मिनट तक हम दोनों कैरेक्टर में थे और कमिंग फ्रॉम हर मैटर्स अ लॉट। तो वो मुझे है कि ऐसे एक्टर्स जो खुद एक ज़बरदस्त जगह पहुंचे हुए हैं, वो अगर आपको इतना सा भी दे दें, आपके लिए तो वो ऑस्कर है। बिल्कुल। अच्छा जी, वापस आएंगे और मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी कि आइडियल कैरेक्टर क्या है, लेकिन अभी टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का, तो चलते हैं सेगमेंट पे और वापस आके दोबारा से बातें करते हैं।
वेलकम बैक जी। रुबिका, मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा करना चाहेंगे, जो आप चाहती हैं कि यार ये वाला कैरेक्टर हो और मैं इसको जो है ना निभाऊं? स्ट्रेट अवे नेगेटिव कैरेक्टर मुझे परफॉर्म करना है, हर सूरत मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करना है। अभी तक मैंने नहीं किया और मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं सबसे ये कहती हूँ, हाँ मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करना है। वही जिस तरह मैं भी बात करती एज एन एक्टर आई वांट टू ग्रूम माई सेल्फ, और मुझे पता है मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी और मेरी बड़ी ख्वाहिश है। आई डोंट नो, मेरी अम्मा हमेशा ये कहती हैं, मैंने एक चैनल के लिए किया था और उस पर बाकायदा जैसे ही वो ख़त्म होता था उसको जो है वो पोस्ट किया जाता था, अपलोडेड हो जाता था यूट्यूब पर, और बाकायदा नीचे लोग बस ऐसी सलवतें लिख रहे होते थे और मेरी अम्मा बड़ी हर्ट होती थी कि मतलब लोग क्यों नहीं सोच रहे कि, हालांकि वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं था, ये करेक्टर है। मैंने कहा माँ ये मेरे कैरेक्टर की अचीवमेंट है, लाइक लोगों को लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ और मुझे अभी करना है, मुझे मतलब मजे का नेगेटिव कैरेक्टर करना। पता नहीं अम्मा से पिटाई लगाएंगे। वसाम, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आप करना चाहेंगे? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं ऑनेस्टली बताऊं बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं छोटा सा इसका जवाब ये दे सकता हूँ कि जब आप एक्टर बन जाते हो तो आप अगर एक्टर नहीं हो तो आप ज़िंदगी में 3-4 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हो, बेटे का, बाप का, हस्बैंड का, ठीक है, इस 3-4 कैरेक्टर, एक आप जॉब कर रहे हो जहाँ जब आप एक्टर बन जाते हो तो फिर आप डिफरेंट लाइफ्स जीना शुरू कर देते हो, ठीक है। जिस तरह मैंने भुट्टो की कर ली, इसके कर लिया, शायर तो अभी कुछ और आइडियली करने का नहीं, कुछ भी और मिलेगा ना, कुछ भी और, कोई मुझे अंधे का कर ले, बड़े शौक से मैं जाऊंगा, अंधे का कैरेक्टर मिल गया मुझे, सीएसएस ऑफिसर का मिल गया, ड्राइवर का, तो वो हर दूसरा कैरेक्टर जो चैलेंजिंग होगा उसका दिल करता है। कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार ये करके ओपन फॉर एवरीथिंग रखा हुआ है। ओपन फॉर एवरीथिंग, हाँ, और होना भी इसी तरह चाहिए ना, क्योंकि मुझे तो किसी और, मुझे ये है नहीं कि वो एक बार अंधे का किया तो क्लिक कर जाऊंगा, या एक बार पागल का किया तो, वो नहीं है। कुछ सीख रही हैं आप? नहीं, एक मेरी ख्वाहिश है, ऑफ कोर्स मैं अभी भी बहुत ही सॉफ्ट कैरेक्टर्स कर रही हूँ, जिस तरह अभी इस ड्रामे मैं एज एन एक्टर, ये मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ, लेकिन एक ख्वाहिश जो सवाल था कि आपकी ख्वाहिश क्या है कि जो अभी तक आपने नहीं किया, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर भरपूर तरीके से परफॉर्म करूं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके बगैर नहीं रह सकती या दिन नहीं गुजार सकती? मेरी छोटी बहन, आई हैव ओनली वन सिस्टर। ओके। उनसे मेरी बेहद मोहब्बत है और उनके बगैर मेरे लिए दुनिया ही तसव्वुर में नहीं है। क्या मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत, आखिर अम्मा अब्बा ऑफ कोर्स, अम्मा आई लव यू। अब ऐसा ना हो अब तो जाके चला गया जाए कि ये भाई मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा वसाम, आपके लिए कोई ऐसी चीज़? एक्टिंग। मैं अगर जब एक्टिंग नहीं कर रहा होता ना, तो फिर मैं गाड़ी में ऑफिस से घर आ रहा हूँ, घर से, और उस दौरान एक्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। बीच में एक टाइम ऐसा आया था, आफ्टर 14.15 अगस्त में वापस आ गया था, क्योंकि कराची था, फैमिली यहाँ पर थी, तो बड़ा वो मुश्किल हो जाता था। तो 2 साल मैं एक्टिंग के बगैर रहा, तो मैं थोड़ा सा ना, तो कैसे गुजारे वो साल? वो बता तो रहा हूँ। हाँ। वो जो पुराने होते थे ना मेरे प्लेस, उन्हीं के डायलॉग्स बोल बोल के दोबारा से, तो यार ये भी तो कर सकता था, ये और अच्छा कर सकता था, ये स्पीच दी थी भुट्टो की, वो भुट्टो ये भी तो करता था। चीजें थिएटर के मोनोलॉग्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कोई अभी जहन में जो है याद हो, जो आप प्रेजेंट करना चाहें, जो आप बोलते हैं कि यार ये वाला मैंने ना बेस्ट किया? यार ये ना करो प्लीज। पता, हाँ, उसकी वजह पता है क्या है? थिएटर तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करने देते थे किसी, क्योंकि थिएटर जब आपने रिकॉर्ड कर लिया और कैमरे पे और उसके स्पीकर में, सब खत्म हो जाता है। तो वो बोलूँगा ना, अभी ये माइक्स हैं, ये वो सब कुछ और बन जाएगा। इवन जिस तरह अभी वसाम बात करते हैं ना कि अगर एक्टिंग नहीं हो रही थी तो वो एक्टिंग में थे, मुझसे किसी ने इसी तरह एक रैंडम क्वेश्चन किया था कि बिकॉज मेरा पैशन है ये जो मैं काम करती हूँ, एक्टिंग है या होस्टिंग, उन्होंने कहा अगर ये काम नहीं है या अगर इस काम के बदले कभी, क्योंकि फैमिली सेक्रीफाइस होती है, आपकी रूटीन ऐसी होती है, मैंने कहा मैं ये काम भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। आई कांट सेक्रीफाइस माई फैमिली बिकॉज वट एवर आई एम टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने हमेशा स्टैंड लिया मेरे लिए, और वो आई स्टिल रिमेंबर, मैं कहीं ऑडिशन के लिए जाया करती थी, मेरी वालदा, मेरे वालिद मेरे साथ होते थे, वो घंटों गाड़ी में बैठ के मेरा इंतज़ार करते थे। जो कुछ आज मैं उनकी वजह से हूँ, तो वो चीज़ें आई कांट सेक्रीफाइस माई फैमिली फॉर एनीथिंग। मैंने कहा सब ले ले, ये फैमिली को मैं सेक्रीफाइस नहीं करती। ठीक हो गया। लास्ट रिमार्क्स आपकी तरफ से और फिर हम वसाम से लेंगे। लास्ट में कुछ कहना चाहें ऑडियंस से, या उन लोगों से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, यंग लोग, उनके लिए कोई टिप ऐसी दे दें जो उनकी दिन बन जाए कि हाँ इस टिप पे अमल करेंगे तो फ़ायदा होगा?
अच्छा, सबसे पहले ये कि आपकी तालीम होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस फील्ड में आने के लिए अपनी एजुकेशन को सेक्रीफाइस ना करें। अपनी फैमिली को लोग सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली छोड़ कर चले जाते हैं कि फैमिली अगर अलाउ नहीं कर रही। मैंने अपने पेरेंट्स को बाकायदा कन्विंस किया, उनको एतमाद में लिया और देखिए आज मैं सब कुछ कर रही हूँ। बिल्कुल। तो प्लीज़ अपनी फैमिली, अपनी एजुकेशन सेक्रीफाइस ना करें। बाकी जो आपके अल्लाह ने आपको देना है ना, आपके स्ट्रगल के जो बाद लिखा हुआ है वो वो जरूर मिलेगा। ठीक। कहते हैं वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। सो राइट टाइम पे जो आपकी किस्मत में है वो चीज़ आपको मिलेगी। स्ट्रगल करते रहना चाहिए। तो वसाम, कोई ऐसी टिप? हाँ, एक तो मैं इससे एग्री करूँगा, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। दूसरा ये कि मेहनत से ना घबराएं, रिजेक्शन से ना घबराएं। मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि हम काम कर रहे होते हैं और कोई एक आता है सेट के ऊपर, उसको डायरेक्टर रिजेक्ट कर देते हैं तो वो उधर जाता है फिर रोता हुआ और वो बोलता शोलता। तो मैं हमेशा उसके पीछे जाके बताता हूँ कि यार देखो, मैं 11 दफ़ा रिजेक्ट हुआ था, तो अगर यहाँ पे अभी कुछ कर रहा हूँ ऐसे नहीं करो। रिजेक्शन से ये नहीं कि वो उसको डायरेक्टर को नहीं पता, ये नहीं पता मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। ऑब्वियसली ये व्हेन आई सी पीपल लाइक दिस कि 12-12 घंटे वेट किया है, फिर सेट पे आया डायरेक्टर का यार ये क्या है, किसको ले आया हटाओ। तो वो एक तो कहना भी अच्छे तरीके से चाहिए किसी को, लेकिन फिर ये हो तो एक रिजेक्शन से ना डरें, दूसरा एजुकेशन पे ध्यान दें, तीसरा मेहनत से ना डरें कि मेहनत जो भी जहाँ से भी सीखने को मिल रहा है सीख लो। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मैं यूट्यूब पे बैठ जाता, तो नहीं अगर समझ आ रही ना किसी की और इंस्टीट्यूट में, तो ऐसे कर लो, कुछ ना कुछ अगर करना है तो फिर रास्ता निकाल ही लोगे। और अगर कोई ये कहता है कि ऑडिशन के बाद हम आपको कॉल करके बताएंगे, तो आप समझ लें कि आप रिजेक्ट हैं। आप घर जाएं, टेंशन फ्री हो जाए और अगले ऑडिशन की तैयारी करें। मैं ये बात नहीं मानता। कभी नहीं आती कॉल, नहीं आती थी एक्चुअली। आई डोंट नो आप लोग को क्या एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा आप दोनों ने अच्छी टिप्स दी हैं और काफ़ी डिसएग्रीमेंट भी हो गया। बहुत मैं आपका वसाम शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने वक्त निकाला, इतने ज़्यादा अच्छा बातें हुई, सब कुछ हुआ कि दिल ही नहीं कर रहा कि शो ख़त्म हो। रिबेका, आपका भी। और हम बहुत कोशिश करेंगे कि आगे भी आप लोगों को जहमत देते रहें, बुलाते रहें यहाँ पे और इस तरह की बातें होती रहें। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है तो हमें जाना है एंड की तरफ। तो मुझे और नजम को दीजिए इजाज़त। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, क्योंकि वो हैं तो आपके साथ दुआएं हैं, दुआओं की इच्छाओं है, साया है आप पे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और नजम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।